तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी ईडू स्पार्क वन में। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर वन में पढ़ेंगे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो दोस्तों, इस चैप्टर में काफ़ी वीवीआई प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन स्रावित होते हैं ऑप्शन में क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन बी में है बहिस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन सी में क्या है? नलिका ग्रंथि से। ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, ग्वाइटर ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ऑप्शन ए में क्या है? चीनी की कमी से। ऑप्शन बी में क्या है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी में क्या है? रक्त की कमी से। और ऑप्शन डी में क्या है? मोटापा से। तो ग्वाइट अथवा घेघा रोग पनपता है किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से। आयोडीन से कमी से होने वाला रोग क्या है? घेघा है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये काफी वीवीआई प्रश्न दिया, ये काफी वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए, ताकि बायोलॉजी का सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? ऑप्शन में क्या है? थायराइड में। ऑप्शन बी में क्या है? यकृत में। ऑप्शन सी में क्या है? वृक्क में। और ऑप्शन डी में क्या है? वृषण में। दोस्तों, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। थायराइड में होता है। थायराइड में इसका श्रवण होता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होता है। थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है? तो थायराइड में। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन में क्या है? नेफ्रॉन है। ऑप्शन बी न्यूरॉन। ऑप्शन सी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों, ये काफी वीवीआई प्रश्न है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, ऑप्शन में क्या है? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी में क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सी में क्या है? अपचयन अभिक्रिया। और ऑप्शन डी में क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना, इसको याद कर लीजिए। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ये अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और याद कर लीजिए, ये काफी वीवीआई प्रश्न है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप है जो नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में क्या है? एफसीसिस। ऑप्शन बी में क्या है? जिब्रेलिन। ऑप्शन बी में क्या है? जिब्रेलिन। ऑप्शन सी में क्या है? थाइलिन और इथाइलिन। ऑप्शन डी में क्या है? ऑक्सीन। तो दोस्तों, कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन। इथाइलिन। इथाइलिन पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है क्या? ऑप्शन में क्या है? ग्राही। ऑप्शन में क्या है? प्रभावक। ऑप्शन सी में क्या है? उत्तरदायित्व। ऑप्शन डी में क्या है? बेचैनी। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती क्या है? ग्राही कहलाती है। ग्राही कहलाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ऑप्शन में क्या है? अग्नाशय। ऑप्शन बी में क्या है? थायराइड। ऑप्शन सी में क्या है? पैराथायराइड। ऑप्शन डी में क्या है? पिट्यूटरी। तो निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं? तो अग्नाशय। अग्नाशय होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। जिस पे वीवीआई लगता है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, काफी, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसी रिलेटेड क्वेश्चनों का देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9वां प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है?
कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के ऊपर दोनों ओर स्थित होते हैं? ऑप्शन में क्या गुनेडस गुनेड्स, ऑप्शन बी में क्या पिट्यूटरी, ऑप्शन सी में क्या अग्नाशय और ऑप्शन डी में क्या एड्रिनल। तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो एड्रिनल, ऑप्शन डी में एड्रिनल। एड्रिनल दोनों ओर वृक्क के ऊपर स्थित होते हैं। एड्रिनल वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो गया? एड्रिनल हो गया। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है? जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है? ऑप्शन में क्या है प्रकाश ग्राही, ऑप्शन बी में क्या है ध्रण ग्राही, ऑप्शन सी में क्या है श्रवण ग्राही, ऑप्शन डी में क्या है स्पर्श ग्राही। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रवण ग्राही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन में क्या है पीयूष पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी में क्या है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी में क्या अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी में क्या नॉन ऑफ दीज। तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए में क्या बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी में क्या है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी में क्या फ्लोएम के संवहनी नलियों पर, ऑप्शन डी में क्या ए और बी दोनों। तो अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न कहाँ होते हैं? बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, ये दोनों हो जाएगा। दोनों में नियंत्रक पादप उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोनों होते हैं, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन में क्या है अनिषेक फलन, ऑप्शन बी क्या है अनिषेक फलन, ऑप्शन बी में क्या है अनिषेक अंडपी अंडपी, ऑप्शन सी में क्या है अग्र प्रभाविकता, अग्र प्रभाविकता, ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीज रहित फलों को बनने का क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता कहते हैं। अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन में क्या है इंसुलिन, ऑप्शन में क्या है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी में क्या है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में क्या है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में क्या दूमिका, ऑप्शन बी में क्या सिनेटिक दरार या सिनेप्स, ऑप्शन सी में क्या है एक्सॉन, ऑप्शन डी में क्या है आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार कहते हैं, सिनेटिक दरार कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी में क्या है हृदय हृदय स्पंदन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन बी में क्या सी में क्या है शरीर की संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, हृदय के स्पंदन के लिए है, ऑप्शन सी में क्या है शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? किस प्रकार के समन्वय पाया जाता है? तो ऑप्शन में क्या है रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी में क्या है तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी में उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक एवं तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है, रासायनिक एवं तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? ये काफी वीवीआई प्रश्न है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन में क्या है एक, ऑप्शन बी में क्या दो, ऑप्शन सी में क्या तीन, ऑप्शन डी में चार। तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको याद कर लीजिए, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन में क्या है मेरुरज्जु, ऑप्शन बी में क्या है मस्तिष्क, ऑप्शन सी में क्या है पेशी उत्तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
इसको याद कर लीजिए। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु में, मेरु रज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। 22वां प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन में क्या है? जनन ग्रंथि, ऑप्शन में क्या है? पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी में क्या है? थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन होते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? नलिका विहीन, ऑप्शन बी में क्या है? नलिका युक्त, ऑप्शन सी में क्या है? दोनों, और ऑप्शन डी में क्या है? कोई नहीं। तो नलिका अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होते हैं? तो नलिका विहीन होते हैं, नलिका विहीन होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफी सहयोग होगा इस क्वेश्चन से। चलिए तो 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होती है? थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्टुआ मंता, ऑप्टुआ मंता, ऑप्शन में क्या? ऑप्टुआ, ऑप्टू अल्पक्रियता, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में क्या है? मिक्सी मिक्सीडीमा, मिक्सीडीमा, ऑप्शन डी में क्या है? ये सभी। तो थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सी रोग उत्पन्न होती है? तो ये ऑटू मानता, ऑप्शन बी में क्या है? ऑटू अल्पक्रियता, ऑप्शन डी। ये तीनों रोग उत्पन्न होता है। इसको याद कर लीजिए, तीनों रोग को याद कर लीजिए, तीनों रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये तीनों होता है। तीनों रोग को आप याद कर लीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 25वां प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? काफी वीवीआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन ए में क्या है? इंसुलिन, ऑप्शन बी में क्या है? ग्लूकोगॉन, ऑप्शन सी में क्या है? दोनों, और ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन एवं ग्लूकोगॉन दोनों हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। ये दोनों हार्मोन स्रावित होता है, इसको भी याद कर लीजिए। इंसुलिन एवं ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन दोनों हार्मोन स्रावित होता है किससे? अग्नाशय से। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रश्न के साथ। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास रहे और सभी अब नया अपडेट आपके साथ हमेशा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।